हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK CI पर। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 2024 का बायोलॉजी विषय का पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हो 2024 यानी कि पिछले साल ये पेपर हुआ था। तो आज हम इस पेपर के बारे में वापस से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए जो अभी यानी कि 18 मार्च को जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऐसा क्यों यह इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं बायोलॉजी में कुछ भी, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके लिए सबसे ज़्यादा क्यों, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो इसी वीडियो से वो पास भी हो सकेंगे। इतने मतलब पासिंग मार्क्स वाले नंबर वो इसी वीडियो से लेकर आ सकते हैं, या फिर हम कहें 2024 के पेपर से ला सकते हैं। बाकी जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखना है आपको एक बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर में बोर्ड ने आपके सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। आपको ये आइडिया होना चाहिए और कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो और साथ ही अपने बोर्ड टाइम में थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए उनको एक बार साइड भी कर सको कि ये एग्ज़ाम में अब आ चुके हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो यह आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। और आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एवरीवन नो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा होता है तो आप बहुत कम समय में फटाफट वो क्वेश्चन कर भी सकते हो। तो बिना देरी किए हुए मैं एक पेपर आपको सॉल्व करा देता हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी ये हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, ये है सेक्शन ए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है गैर एल्ब्यूमिनस बीज का उदाहरण है। तो गैर एल्ब्यूमिनस बीज यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मटर। गैर एल्ब्यूमिनस बीज का मतलब होता है अभ्रूणपोषी बीज। कैसा? अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव जनन में प्रक्रियाओं के सही क्रम को चुनिए। देखिए सही क्रम इसका ए हो जाएगा। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, फिर युग्मक संलयन होता है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है और फिर होता है भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी महिलाओं में बंधीकरण की प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी है जो महिलाओं में बंधीकरण की प्रक्रिया है। बंधीकरण का मतलब होता है एक तरह से निषेचन से रोकने की, निषेचन को रोकने की विधि। ठीक है, रोकने की विधि कह सकते हैं, या फिर बच्चा नहीं जन्म देने की विधि। तो यहाँ पर नलिका उच्छेदन है। कौन सा है? नलिका उच्छेदन, जिसे ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण कौन से वैज्ञानिकों से प्राप्त हुआ। तो कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कंफर्म किया कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है? ये अल्फ्रेड हेर्शे तथा मार्था चेस ने ये प्रयोग कंप्लीट किया था, जो लगभग 1953 में किया था। ठीक है, कभी कभी डेट भी आ जाती है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। DNA में ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षार कौन से नाइट्रोजनी क्षार से युग्मित होता है, यानी किससे बॉन्ड बनाता है? तो हम जानते हैं जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। याद रखना कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डार्विन की फिंच किसका उदाहरण है? ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? अनुकूली विकिरण का। याद रखना अनुकूली विकिरण का उदाहरण है ही, साथ में ये अभी अपसारी विकास का उदाहरण भी हम इसे मान सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अनुकूली उदाहरण। फिर देखिए जीवाणु, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो माइक्रोबैक्टीरिया डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जबकि मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। अमीबिता एम्बियोसिस है ना, और एक एस्केरिस ये एस्केलमेंथीज से रिलेटेड है ना, एस्केलमेंथीज से रिलेटेड है। और यहाँ पर अभी एम्बियोसिस तो अमीबा है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? तो ये चैप्टर मानव कल्याण सूक्ष्मजीव वाले चैप्टर से है। इसका सिंपल आंसर है एस्परजिलस नाइजर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम से ब्यूटायरिक एसिड होता है। क्या है? ब्यूटायरिक एसिड है। एसिटोएस्टाइबैक्टर से यहाँ पर एसिटिक एसिड है। और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड है। ठीक है, याद रखना ये चारों में से कोई भी आपको आपके 2025 में देखने को मिल सकता है। एग्रोजेल किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए एग्रोजेल का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है समुद्री घास, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे लाल शैवाल हैं, है ना, लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है जो जिलेडियम एगार होता है ना, जिलेडियम एगार। जिलेडियम मतलब क्या है? एक यहाँ पर ये लाल शैवाल है जिससे एगार जेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर समुद्री घास भी राइट आंसर हो जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा गोल्डन आइस में प्रचुरता किसकी होती है? तो विटामिन ए की, बीटा कैरोटीन जिसको हम कहते हैं उससे प्राप्त होता है। तो बीटा कैरोटीन का जो जीन है वो गोल्डन राइस में ट्रांसफ़र कराया जाता है जिससे विटामिन ए मिलता है। फिर देखिए समष्टि घनत्व घटाने वाले प्रक्रमों का समूह, सही समूह कौन सा है? तो मृत्युदर और उत्प्रवासन यानी कि मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन, है ना, ये दो हैं। ये क्या करते हैं? समष्टि में समष्टि घनत्व को घटाते हैं। ये वाला शायद आपने देखा होगा। जैसे मान लो ये डी अगर कोई समष्टि घनत्व है तो यहाँ पर जो बर्थ रेट होती है वो यहाँ पर संख्या इंक्रीज करती है। और जो बात करें एमिग्रेशन है, ये अप्रवासन जिसको हम कहते हैं, है ना, ये क्या करता है? ये भी इंक्रीज़ करता है। इसको हम प्लस से डोनेट करते हैं। लेकिन जो मोर्टेलिटी यानी कि यहाँ पर डेथ रेट है, डी से भी लिख सकते हो डेथ रेट को, ठीक है, ये क्या करती है? माइनस करती है। और यहाँ पर इमिग्रेशन यानी उत्प्रवासन जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या करती है? ये भी माइनस करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है तो कौन सी है? सौपकारिता। फिर देखिए मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है तो ये हो जाएगा जल जीवशाला या एक्वेरियम। एक्वेरियम भी आ जाता है, फसलें भी आ जाती हैं, याद रखना ना, खेतों में जो फसलें बोई जाती हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है, मानव निर्मित पारितंत्र। खाद्य श्रृंखलाओं के प्राकृतिक अंतर संबंध को क्या कहते हैं? आहार जाल या फूड वेब। फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 2002 में। अब तीनों आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नाम क्या है? विश्व शिखर सम्मेलन, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। ये इनमें से चारों ये जो आप मैंने बॉक्स बनाए हैं। और 2002, अब 2002 आ चुका है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। एक यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन भी है ना, पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, है ना। ये दो सम्मेलन है और इनमें से कोई एक सम्मेलन आता ही है जेनेरो शहर में, ठीक है, इनमें से कोई एक आता ही है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए पक्का। फिर देखिए हॉटस्पॉट का उदाहरण है तो यहाँ पर देखिए हिमालय क्या हो जाता है? हॉटस्पॉट का उदाहरण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं। एक है पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट। एक हो जाता है श्रीलंका इंडो बर्मा और एक हो जाता है हिमालय। तो ये भारत में 3 क्या है? हॉटस्पॉट हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर है रिक्त स्थान। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका एंडोस्पर्म या प्राथमिक भ्रूणपोष बनाती है। क्या बनाती है भाई? प्राथमिक भ्रूणपोष बनाती है। प्राथमिक ऐसे नहीं, प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है।
तो क्या बनाती है, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाती है। उसके बाद बात है अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में यहाँ पर फिम्बरी नामक स्ट्रक्चर होती है ना। हम बात करें, मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से ये अंडाशय होता है, यहाँ ये गर्भाशय से अटैच होता है, ये अंडवाहिनी होती है ना, ये रही अंडवाहिनी। तो यहाँ पर ये फिम्बरी नामक स्ट्रक्चर है, फिम्बरी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, फिम्बरी, है ना। तो यहाँ जब अंडाणु यहाँ से उत्सर्जित होता है तो इसको पकड़ने में सहायक होती है कौन, फिम्बरी। इनको झालर भी कहते हैं हिंदी में, है ना। यह एम्पुला वाले भाग से जुड़ी होती है, सॉरी एम्पुला नहीं, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम वाले भाग से जुड़ी होती है। तो ये क्या करती हैं, इसको पकड़ने में सहायक होती हैं, संग्रह करने में सहायक होती हैं। फिर देखते हैं F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधे से संकरण करवाया। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं भाई, परीक्षण संकरण इसे कहते हैं। तो परीक्षण संकरण को याद रखना। इस बार फिल इन द ब्लैक में आया था, मतलब 2024 में, तो इस बार इस रूप में भी आ सकता है। आपको कैपिटल T से संकरण कराना है। किसका कराना है, बौने पौधे, यानी कि स्मॉल टी, सॉरी यहाँ पर F1 जो पीढ़ी मिली है ना, यहाँ पर F1 पीढ़ी ये थी, इसका संकरण जब इससे कराया जाता है तो ये जो संकरण होता है कैसा है, परीक्षण संकरण होता है। और अगर कैपिटल T स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी दोनों में से किसी से कराए तो इसको हम फिर बैक क्रॉस भी कह देते हैं, यानी कि संकर पूर्वज क्रॉस। फिर देखिए यहाँ बात करते हैं DNA के क्षार युग्म के घटने बढ़ने से जीन उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। कौन सा उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। फिर देखिए खालिस्तान सिद्धांत कहता है कि समष्टि में अलील आवृत्तियाँ और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो ये सिद्धांत है हार्डी विनबर्ग सिद्धांत। कौन सा है, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर जो इनके एलील की आवृत्तियाँ हैं वो फिक्स होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, और उनमें चेंज करने वाले जो कारक हैं उनको ये स्थिर रखते हैं ना। तो ये काल्पनिक है, याद रखना ये, है ना। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत जो है ये आपके जैव विकास चैप्टर से रिलेटेड है। खालिस्तान नामक प्रोटोजोआ परजीवी से अमीबता रोग होता है। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिससे अमीबता रोग होता है। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरिया द्वारा किण्वित आटे की फूली उभरी शक्ल खालिस्तान गैस के कारण होती है, CO2 गैस के कारण। किसके कारण होती है, CO2। आणविक कैंची कहे जाने वाले खालिस्तान एंजाइम की खोज DNA को इस जगहों पर काटने से हो सका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधित न्यूक्लिएज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जीव जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। कौन सा जीन है, क्राइजीन। क्या नाम है उसका, क्राइजीन, क्राइजीन, ठीक है। फिर देखिए मत्स्य पालन के लिए उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश खालिस्तान को हमारे नदियों में लगाया। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसका नाम है कलेरियस गैरीपाइनस, ठीक है। तो ये उसका नाम था, क्या नाम था, कलेरियस गैरीपाइनस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर कलेरियस गैरीपाइनस, ये उस मछली का नाम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये पिछले साल का।
तो ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिर हैं छोटे क्वेश्चंस, देखिए एक बार फटाफट। असंजनन को परिभाषित कीजिए। तो बिना ऐसा मतलब बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? असंजन। बिना निषेचन बीज का बनना क्या कहलाता है? असंजन। टिंडे में लिंग निर्धारण कहा गया है, तो इसका निर्धारण कैसे होता है? यहाँ पर इस तरह से होता है। ये है मेल यानी कि नर, सॉरी फीमेल है, ये नर नहीं है, फीमेल इसका समयुग्मजी होता है मादा। ठीक है, ये नर है। तो इस तरह से इसका क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, ये रहा। तो ये नर और ये मादा। ठीक है, ग्रॉस ओपर, टिड्डा भी कहते हैं इसको हम। टिड्डे में इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरएनए का वह प्रकार लिखिए जो अमीनो अम्ल को लाने व अनुवांशिक कूट के पढ़ने का काम करता है। तो ये कौन करता है? ये टीआरएनए करता है। कौन सा करता है? टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर भी याद रखनी है आपको कि किस तरह से इसकी टीआरएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर है ना। ये इस वाली स्ट्रक्चर जो है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है इसकी, है ना। भुजाएं भी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी भुजा का क्या नाम है ना। ये ग्राही भुजा है जहाँ अमीनो अम्ल जुड़ता है, यूरिडीन भुजा, ये एंटीकोडोन भुजा है ना, एंटीकोडोन। तो आपको ये डायग्राम पूरा ध्यान रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए में न्यूक्लियोसाइड व फास्फेट समूह के बीच उस बंध का नाम बताएं। तो कौन सा बंध है जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के मध्य बनता है? तो फॉस्फोएस्टर बंध। कौन सा है? फॉस्फोएस्टर बंध। क्या है? फॉस्फोएस्टर बंध। ठीक है, फिर देखिए होमो इरेक्टस की दिमागी क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 900 से 1000 सीसी। सीसी का मतलब क्रेनियन कैपेसिटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो निएंडरथल है, निएंडरथल, इसकी आपको पता होनी चाहिए जो कि है 400 सीसी होनी चाहिए, होती है ना। इसी तरह से आपको मानव अब होमोसेपियंस है उसकी भी पता होनी चाहिए जो कि कितनी होती है? होमोसेपियंस की कितनी होती है यहाँ पर? 300 या 3502 होती है, सॉरी ये लगभग 1400 के आसपास होती है। तो 3500 याद रखनी है आपको मेनली। और भी आपको ध्यान रखने हैं, होमो इरेक्टस तो है ही, होमो हेबिलिस भी है। तो फिर देखिए तुल्यता रूपता को लिखिए। यहाँ पर तुल्यता रूपता का मतलब क्या है? समवृत्ति अंगों से है। तो समवृत्ति के बारे में आपको बताना है जिनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित करना है। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ भी या फिर हमारी बॉडी जो है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करे, है ना। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करे मतलब हमारा शरीर क्या बनाए? खुद एंटीबॉडी बनाए। क्या बनाए? खुद एंटीबॉडी बनाए। ऐसा जो प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। फिर देखिए यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग है, उसका नाम क्या है? सैकेरोमाइसीज सेरेविस। सैकेरोमाइसीज सेरेविस। ठीक है, ये हो जाता है इसका राइट आंसर। तो ये तो हो गया। बाकी देखिए ये क्वेश्चंस थे। गुरु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन आपको करना था। परागकोश की अनुप्रस्थ काट आपको दिखानी थी, मतलब इस तरह की जो ये स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ये परागकोश की स्ट्रक्चर थी। 4 परागधानियाँ थी, है ना। 4 इसमें क्या थी? लघु बीजाणुधान, और 4 ही आवरण थे। कितने आवरण थे? 4 आवरण थे, है ना। वो आपको ध्यान रखने हैं। बाह्यभित्ति, एंडोस्टीशियम,
मध्य स्तर और टेपिटम। गुरु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए इस तरह से। ये गुरु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर थी। जिसमें बीजांड काय था, है ना, और फिर बाह्य अध्यावरण थे इस तरह से। और ये भ्रूण कोश था जहाँ अंड कोशिका थी, 2 सहायक कोशिकाएं थी, एक सेंट्रल में केंद्रीय कोशिका थी और 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं थी। तो ये इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था। नामकरण आप कर लेना, देख लेना, अभी आप फर्स्ट टाइम भी है। फिर है सहायक प्रजनन युक्तियों के नाम आपको बताने थे, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में आपने देखा होगा जहाँ जिफ्ट आ जाता है है ना, AIB इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आ जाता है। बाकी IUT भी आप यहाँ लिख सकते हो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दात्र कोशिका अरक्तता का कारण स्पष्ट आपको करना था। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें RBC की जो आकृतियों कैसा हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। ये कैसा है, एक आनुवांशिक विकार है। क्या है ये, आनुवांशिक विकार है। अपूर्ण प्रभावितता को दर्शाने वाले पनेटवर्क का चित्र बना था, जिसमें मतलब आपको पूरा पनेटवर्क बनाना था इस तरह से। ये कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r वाली कंडीशन थी। ये गुलाबी, है ना, ये गुलाबी रंग शो कर रहा है, तो ये आपको बताना था। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, जैविक उपचार, है ना, इसमें सूक्ष्मजीवों का जैविक उपचार होता है, जिसमें BOD यूज होती है, यानी BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। बायोगैस का नामांकित चित्र बनाना था, ठीक है। परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश करने की विधि आपको बतानी थी। परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश करने की एक विधि आपको बतानी थी, जहां आप जानते हो पादप कोशिका बायोलिस्टिक गन विधि होती है ना। पादप में बायोलिस्टिक गन, जंतुओं में बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन, है ना, माइक्रो इंजेक्शन ये किन में है, ये है जंतुओं में। पादपों में बायोलिस्टिक गन, है ना, क्या है, बायोलिस्टिक गन विधि जो होती है। और जंतुओं में यहाँ पर जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं में यहाँ पर प्लाज्मिड भी है। और सहज क्षमता के द्वारा, सहज क्षमता उसमें हम क्षमता उत्पन्न करते हैं rDNA ग्रहण करने की, पहले कैल्शियम से द्विधनायित करते हैं और फिर अनुकूल परिस्थितियों पर स्थानांतरित करते हैं। क्लोनिंग वाहक PBR 322 का आपको डायग्राम बनाता, मतलब प्लाज्मिड का यहाँ पर डायग्राम बनाना था, जहाँ आपको एम्पिसिलिन, है ना, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या बतानी थी, रजिस्टिविटी, और साथ में EcoR फर्स्ट, है ना, और हिंट थर्ड यहाँ पर आपको शो करने थे इस तरह से। यहाँ ORI शो करना था और एक और यहाँ पर शो करना था। जी नहीं, आपको मतलब डायग्राम बनाना था, एक बार देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है आपका PBR 322। पर परजीवी जंतु की परिभाषा लिखिए। परजीवी जंतु से मानव को होने वाले एक लाभ का भी बारे में आपको बताना था। पारजीनी है ये, पारजीनी जीवी नहीं है, पारजीनी भी ठीक है, पारजीवी भी ठीक, कोई बात नहीं है। पारजीनी जनरली यूज होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल की बात होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जीन उसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसके बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं अलग अलग। जैसे गोल्डन राइस, जंतु की बात कर रहे हैं तो चूहों का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था, कि किस लिए किया जाता था, ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। बाकी रोजी गाय आपने देखी थी, जिससे दूध प्राप्त किया गया था, बहुत ही अच्छा। रोगों की प्रारंभिक पहचान करने में आणविक निदान में तकनीक में किस प्रकार सहायक है ना। तो ये PCR के बारे में बात भी हुई है कि रोगी प्रारंभिक पहचान करने में आणविक निदान, मॉलिक्यूलर, है ना, टेक्निक्स कैसे है, तो आपको PCR के प्रोब टेक्निक के द्वारा भी आप बता सकते हो। प्रोब तकनीक जो है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और फिर देखिए यहाँ पर स्वयं स्थानीय संरक्षण को उदाहरण देकर आप बताने हैं, तो जहाँ पर जंतु रहते हैं उन्हीं को उसी आवास में सुरक्षा दी जाती है।
जैसे हॉट स्पॉट के द्वारा दी जाती है ना, राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा दी जाती है। शुक्राणु जनन को आपको यहाँ पर डिटेल से बताना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। देखिए स्पर्म की संरचना आई है, तो शुक्राणु जनन आ चुका है, तो अब की बार हो सकता है आपका अंडाणु जनन आ जाए, तो अंडाणु जनन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर आ चुका है, और यहाँ पर आपको अनुवांशिक कूट यानी दोहरा कार्य अनुवांशिक कूट, डीएनए खंड जो पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीएनए खंड जिसमें एंजाइम के द्वारा जुड़ते हैं, ये सब आ चुके हैं। तो अभी आपका अनुलेखन अनुवादन है ना, अनुलेखन अनुवादन लैकोपेरोन है ना, प्रतिकृति है, डीएनए का द्विगुण मॉडल है, ये सब इससे आने बाकी हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। फिर देखिए संभार तंत्र समष्टि वृद्धि का आपको क्या बनाना है, वर्णन करना है। लॉजिस्टिक वृद्धि की बात हुई है यहाँ पर, है ना, उसका क्या करना है आपको यहाँ पर वृद्धि पूरा डिटेल बतानी है। 2 तरह के ही हैं, एक लॉजिस्टिक वृद्धि है और एक लघु गुणक वृद्धि है ना, चिरघातांकी वृद्धि, लघु गुणक वृद्धि या चरघातांकी वृद्धि, 2 तरह की वृद्धियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक यहाँ पर पूछ ली गई, इस बार लघु गुणक वृद्धि को अच्छे से तैयार कर लेना। समष्टि कोई 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी गई हैं, वो भी इजी था, इस बार कोई ना कोई क्रिया होगी। फिर देखिए यहाँ पर एड्स आ चुका है, आपका जो चैप्टर है मानव में जो रोग है उनसे रिलेटेड, मानव स्वास्थ्य संबंधित जो है, तो उसमें एड्स आ चुका है और यहाँ पर कैंसर आ चुका है। तो अब इस बार देखिए आपका मलेरिया के चांसेस बनते हैं पूरे मलेरिया और प्रतिरक्षा तंत्र, ये 2 टॉपिक से इस बार आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन एड्स और कैंसर को इजी मत रखना, ये वापस से रिपीट भी हो सकते हैं। फिर देखिए नेट प्राथमिक उत्पादकता को यानी कि नेट एनपीपी के बारे में यहाँ पूछा गया था। और ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं सचित्र, यानी कि तो ऊर्जा पिरामिड को तो आपको रेडी रखना, ये हमेशा एग्जाम में आता है, किसी भी रूप में आ सकता है। ये खड़ी फसल के बारे में पूछा था, और स्थलीय पदार्थ में अपघटन प्रक्रिया, अपघटन देखिए अपघटन पूछा जा चुका है, फिर भी अपघटन को हल्के में मत लीजिएगा। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपघटन, और यहाँ आपका ऊर्जा पिरामिड, ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका 2024 का पेपर, सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं ध्यान से, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।